हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपको रविवार को यानी आज सुबह 10 बजे पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराया गया था और इस क्लास में मैं इसका सॉल्यूशन वीडियो लेके आई हूँ। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उत्तराखंड पुलिस के एग्जाम के लिए, इसके अलावा एसआई, बंदी रक्षक, पटवारी व अन्य एक दिवसीय सभी परीक्षाओं हेतु ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको एवरी संडे प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिसका सॉल्यूशन वीडियो भी हम आप सभी को दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। तो देखिए, इसके लिए आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसका लिंक भी हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन था, मजिस्ट्रेट शब्द है, इनमें से मजिस्ट्रेट शब्द जो है ये विदेशज शब्द है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, विनायक का पर्यायवाची शब्द है। विनायक का पर्यायवाची शब्द होता है गणेश। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, विनायक के अन्य पर्यायवाची शब्द में यहाँ पे आपको बता देती हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए। गणपति, गज बदन, गजानन, लंबोदर, के अलावा एक दंत, भवानी नंदन, वक्रतुंड, गौरी पुत्र, इसके अलावा मोदक प्रिय और विनायक, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं विनायक यानी गणेश के। ये नोट डाउन कर लीजिए, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, जो किए गए उपकारों को मानता है। देखिए, जो किए गए उपकारों को मानता है, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा कृतज्ञ। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, तो कृतज्ञ इस तरीके का होगा आपका। अगला है, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं। देखिए, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से, इनमें से कवि है तुलसीदास। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, तुलसीदास जो है ये हिंदी साहित्य के महान संत कवि थे। रामचरितमानस इनका गौरव ग्रंथ है। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है। महर्षि वाल्मीकि का अवतार माना जाता है तुलसीदास को। तुलसीदास का जन्म 1511 ईस्वी को रामबोला उत्तर प्रदेश में हुआ। अगला देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन थे। तो देखिए, नमक का दरोगा इस कहानी के लेखक थे प्रेमचंद। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। धनपत राय श्रीवास्तव जो कि प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, ये हिंदी के और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से लेकर 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1918 से लेकर 1936 तक के कालखंड को क्या कहा जाता है, प्रेमचंद युग कहा जाता है। नोट डाउन कर लेना है आपको, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था। देखिए, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम था श्री हरि द्विवेदी। था। ऑप्शन
सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका के संपादक थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ये संपादक थे सरस्वती पत्रिका के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए सरस्वती पत्रिका जो है ये हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध रूप गुण संपन्न प्रतिनिधि पत्रिका थी। इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से, इस पत्रिका का प्रकाशन इंडियन प्रेस प्रयाग से सन 1900 ईस्वी के जनवरी माह से प्रारंभ हुआ। सन 1900 ईस्वी के जनवरी माह से इसका प्रारंभ हुआ। कहाँ से? इंडियन प्रेस प्रयाग से। इस पत्र के संपादक 1903 ईस्वी में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे और देखिए 1920 तक ये इस पत्र के संपादक रहे। इनका प्रकाशन पहले झांसी और फिर कानपुर से होने लगा। इस पत्र का प्रकाशन जो है पहले झांसी से होता था, बाद में इसका प्रकाशन कानपुर से होने लगा था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सखी वे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है? देखिए सखी वे मुझसे कहकर जाते ये काव्य पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है ये राष्ट्रकवि कहा जाता है इनको। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं मैं यहाँ पे, नोट डाउन कर लीजिए। मैथिली शरण गुप्त जो है ये हिंदी साहित्य के इतिहास में खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। दद्दा के नाम से जाने जाते हैं ये, दद्दा के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और इनकी एक कृति है जिसका नाम है भरत भारती। नोट डाउन कीजिएगा, इनकी एक प्रसिद्ध कृति है जिसका नाम है भरत भारती। ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली हुई थी। भरत भारती नामक जो इनकी एक कृति है ये स्वतंत्रता संग्राम के समय काफी प्रभावशाली हुई थी और इसी कारण महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। इसी कारण इन्हें राष्ट्र कवि की पदवी दी थी। किसने? महात्मा गांधी ने। इनकी जयंती देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष मनाई जाती है। हर वर्ष इनकी जयंती 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकेशणा में संधि है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, लोकेशणा में कौन सी संधि है? अगला देखिएगा, जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहां कौन सा अलंकार होता है? देखिए जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो तो वहां पर अलंकार हो जाता है श्लेष अलंकार। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और देखिए इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है लोकेशना, इसमें कौन सी संधि हो जाएगा? तो राइट आंसर है इसका स्वर संधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका, इसमें श्लेष अलंकार है। जहां एक ही शब्द के अनेक अर्थ व्यंजित हो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। अगला है, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रिम नियम जो है ये संबंधित है जर्मन भाषा की ध्वनियों से। जर्मन भाषा की ध्वनियों से संबंधित है ग्रिम नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला दिखेगा, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई। यह पंक्ति किस कवि की है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, ये जो पंक्ति है ये किस कवि की है? ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट कीजिए। तो देखिए, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चारू गोराई, ये पंक्ति है कवि मती राम की। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मती राम जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध ब्रज भाषा कवि थे और इनके द्वारा रचित रसराज और ललित कलाम नाम के 2 ग्रंथ हैं।
अगला देखिएगा, रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या होती है 24। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? एक संयुक्त व्यंजन नहीं है इनमें से 100। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, जो ये प्रैक्टिस सेट है ये आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आपका उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व जरूर करने हैं, आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। अगला देखिएगा, गर्भ शून्य में कौन सा समास है? गर्भ शून्य में समास है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष समान है, समास है इसमें। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन का जो आयोजन है ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन हिंदी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसमें विश्व भर के हिंदी विद्वान, साहित्यकार, पत्रकार, भाषा विज्ञानी, विषय विशेषज्ञ तथा हिंदी प्रेमी जुड़ते हैं। सन 1975 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला आरंभ की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब आरंभ की गई विश्व सम्मेलनों की श्रृंखला? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1975 ईस्वी में विश्व हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला जो है ये आरंभ की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने, समय समय पर हिंदी के विकास यात्रा का आकलन करने, लेखक व पाठक दोनों के स्तर पर हिंदी साहित्य के प्रति सरोकारों को और दृढ़ करने के उद्देश्य से हिंदी सम्मेलनों की श्रृंखला आरंभ की गई थी। तो इसका ये मुख्य उद्देश्य था, नोट डाउन कीजिएगा इसका उद्देश्य क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला हिंदी सम्मेलन जो है ये राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से संपन्न हुआ था। कहाँ पर? नागपुर में। तो पहला हिंदी सम्मेलन जो है ये नागपुर में संपन्न हुआ था राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा के सहयोग से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको बताए जा रहे हैं तो इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा, स्किप ना कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठिएगा इसको, इस क्लास को देखने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी है इसमें से परीक्षा, ऑप्शन डी, परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है तो शुद्ध वर्तनी आपका ऑप्शन डी में है। अगला देखिए, रसाल का पर्यायवाची शब्द है। रसाल का पर्यायवाची शब्द होता है आम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए, आम के अन्य पर्यायवाची मैं बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आम्र, रसाल, पिकबंद, पिकबंध, इसके अलावा सहकार, अति सौरभ, अति सौरभ, अमृत फल, ये सारे जो हैं ये आम के पर्यायवाची शब्द हैं, नोट डाउन कर लेना है आपको। अगला देखिएगा, वर्ण किसे कहते हैं? देखिए, वर्ण कहा जाता है ध्वनि को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथिल कोकिला किसे कहा जाता है? मैथिल कोकिला कहा जाता है विद्यापति को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। अगला देखिएगा, नेहरू पर्वतारोहण किस जनपद में स्थित है? देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की बात हो रही है यहाँ पे, तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जो है ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना 14 नवंबर 1965 ईस्वी में हुई और इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ज्ञान सिंह इस संस्थान के प्रथम प्रधानाचार्य थे और ये उत्तरकाशी का पिकनिक स्पॉट है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खटीमा गोलीकांड कब हुआ था? खटीमा गोलीकांड जो हुआ था ये हुआ था 1 सितंबर 1994 ईस्वी को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, खटीमा का पुराना नाम है मकरपुर, नोट डाउन कर लीजिए,
मकरपुर इसका पुराना नाम है खटीमा का। और देखिए 1 सितंबर 1994 में उधम सिंह नगर के खटीमा में पुलिस द्वारा कई आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गई। जो आंदोलनकारी थे वो राज्य निर्माण की मांग कर रहे थे, राज्य निर्माण की मांग को लेकर वहां पर क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। और इन आंदोलनकारियों पर पुलिस द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें 25 लोग, देखिए इस जो गोलीकांड हुआ था इसमें 25 लोग मारे गए थे। और इस घटना की जांच हेतु रिटायर न्यायमूर्ति एस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जांच करवाई गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसके अध्यक्षता में जांच करवाई गई थी ये पूछा जा सकता है। तो देखिए श्रीवास्तव एस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में इस घटना की, खटीमा जो गोलीकांड हुआ था, इस घटना की जांच कराई गई थी एस श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है ये लागू हुई थी रैमजे के समय हुई थी। तो देखिए राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई हेनरी रैमजे के समय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 से लागू है। हेनरी रैमजे 1856 ईस्वी से लेकर 1884 तक कमिश्नर के पद पर रहे और ये कुमाऊं के 6वें यानी 6ठे नंबर के कमिश्नर थे, 6वें ये कमिश्नर थे। मूल रूप से हेनरी रैमजे जो हैं ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका विवाह पूर्व कमिश्नर लुसिंगटन की बेटी से हुआ था। रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है, ये भी नोट कर लीजिए। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास सबसे पहले यहाँ प्रथम प्रयास जो है ये रैमजे ने किया था। रैमजे ने उत्तराखंड में कंजरवेटर, ध्यान रखिएगा एक पद होता था उस समय कंजरवेटर का पद, तो कंजरवेटर के पद पर कार्य करते हुए इन्होंने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया। अगला देखिएगा, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना की थी। मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना की थी तारा प्रकाश ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए मसूरी को गंगोत्री व यमुनोत्री का प्रवेश द्वार कहा जाता है और इसे पर्वतों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी की स्थापना की बात करें तो 1824 ईस्वी में मसूरी की स्थापना हुई और इसका क्षेत्रफल 65 वर्ग किलोमीटर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदाकोट पर्वत किस जनपद में स्थित है? नंदाकोट पर्वत स्थित है पिथौरागढ़ जनपद में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नंदाकोट पर्वत व गुन्नी, एक पर्वत और है गुन्नी पर्वत, चमोली व पिथौरागढ़ जनपद में पड़ते हैं। नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई की बात करें तो ये पर्वत, इसकी ऊंचाई है 6,861 मीटर। 6,861 मीटर नंदाकोट पर्वत की ऊंचाई है। और देखिए पिथौरागढ़ जनपद में एक और पर्वत है जिसका नाम है मृंगतुंग नामक जो पर्वत है ये भी पिथौरागढ़ में ही स्थित है। अगला देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया ये किया गया 1979 में, 1979 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। देखिए किस सम्मेलन में इसका गठन हुआ ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए 24-25 जुलाई 1979 को मसूरी में आयोजित पर्वतीय जन विकास सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। इस दल के प्रथम अध्यक्ष कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर देवी दत्त पंत थे। देवी दत्त पंत उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड क्रांति दल का बाद में विभाजन हो गया और इस दल का विभाजन 1987 को हुआ। 1987 ईस्वी को उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हुआ और इसकी बागडोर काशी सिंह ऐरी ने संभाली। काशी
सिंह एरी ने इसकी बागडोर संभाली थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारदौरिया स्टोर डकैती कांड उत्तराखंड से संबंधित व्यक्ति था। तो देखिए, गारदौरिया स्टोर डकैती कांड से संबंधित व्यक्ति थे भवानी सिंह रावत। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, भवानी सिंह रावत। इनका जन्म 8 अक्टूबर 1910 को पौड़ी दुगड्डा के नाथुपुर पंचुर गांव में हुआ। नाथुपुर पंचुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ, जो कि पौड़ी दुगड्डा में स्थित है। आजाद के नेतृत्व वाले, ध्यान दीजिएगा, आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से यह एकमात्र सदस्य थे। आजाद के नेतृत्व वाले हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से ये एकमात्र सदस्य थे। देखिए, 1930 ईस्वी में वे पुलिस से बचने के लिए आजाद व अन्य साथियों को अपने पैतृक गांव ले आए थे। दुगड्डा में इन्होंने शहीद मेले की भी शुरुआत की। ध्यान दीजिएगा, दुगड्डा में जो शहीद मेला लगता है, इसकी शुरुआत भी भवानी सिंह रावत ने की। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड में मडवा अनुसंधान केंद्र स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, जलीसेरा बुग्याल किस जनपद में स्थित है? जलीसेरा बुग्याल स्थित है चमोली जनपद में। चमोली के तपोवन के पास स्थित है जलीसेरा नामक बुग्याल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा देखिए, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी चमोली में स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, जो कि चमोली में रूपकुंड के पास स्थित है। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, और आपने कौन से आंसर करेक्ट किए हैं ये भी आपको कमेंट करना है। आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? देखिए, कोटेश्वर बांध इसका निर्माण किया गया है भागीरथी नदी पर। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी बांध से 400 मेगावाट, टिहरी बांध जो है इससे 400 मेगावाट का कोटेश्वर बांध बना है, जो कि भागीरथी नदी पर है। देखिए, टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी पर बना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। टिहरी बांध बना है भागीरथी व भिलंगना नदी पर, और कोटेश्वर बांध बना है भागीरथी नदी पर, जो कि टिहरी बांध से बनाया गया है। भागीरथी नदी की बात करें तो ये उत्तरकाशी जिले के गौमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकली है। गौमुख से देवप्रयाग तक भागीरथी की लंबाई 205 किलोमीटर है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुगंगा मेला किस जनपद में लगता है? मधुगंगा मेला लगता है पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मधुगंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव इसका नाम है, जो कि पौड़ी में मनाया जाता है। इसके अलावा एक मेला और लगता है पौड़ी में, जिसका नाम है कांडा मेला। नोट डाउन कर लीजिए, कांडा नामक मेला भी पौड़ी में ही लगता है। अगला देखिए, हरिद्वार की हर की पौड़ी किसने निर्मित की थी? हरिद्वार की हर की पौड़ी जो है ये निर्मित की थी राजा विक्रमादित्य ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, उज्जैन के राजा थे विक्रमादित्य। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि, इनके भाई थे भृतहरि, जिनकी याद में हर की पैड़ी का निर्माण इन्होंने कराया। हर की पैड़ी का मुख्य स्थान ब्रह्मकुंड है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मकुंड हर की पैड़ी का मुख्य स्थान है। जो हर की पैड़ी का मुख्य स्थान है ये ब्रह्मकुंड के नाम से विख्यात है। और हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार जो है ये राजा मान सिंह ने हर की पैड़ी का जीर्णोद्धार करवाया था। गोरखा काल में हरिद्वार जो है, हर की पैड़ी है हरिद्वार में, और देखिए गोरखा काल में हरिद्वार जो है ये दासों की बिक्री का केंद्र था। हरिद्वार को उत्तर भारत का केरल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु मणिकनाथ मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, गुरु मणिकनाथ मेला ये लगता है टिहरी जनपद में। ऑप्शन
ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, छकाता महल का निर्माण किसने करवाया था? जल्दी से कमेंट कीजिएगा जिन लोगों को आंसर आ रहा है। छकाता महल का निर्माण किसने कराया? छकाता महल का निर्माण कराया था त्रिलोक चंद ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र कौन सा है? देखिए, लोहे से बना एक छोटा सा वाद्य यंत्र है बिनाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। बिनाई लोहे से बना एक छोटा वाद्य यंत्र है जिसे दांतों से दबाकर बजाया जाता है। अगला देखिए, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है? तो ये सभी को पता होगा, कन्हैया अष्टमी कौन सी जनजाति मनाती है। कमेंट जल्दी कीजिएगा। कन्हैया अष्टमी ये मनाती है थारू जनजाति। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है थारू जनजाति। थारुओं को किरात वंशी माना जाता है। यह जनजाति कई गोत्र में बटी हुई है। थारू जो जनजाति है ये कई गोत्र में बटी हुई है, जिसे कुरी कहा जाता है। इनके गोत्रों को क्या कहा जाता है? कुरी कहा जाता है। थारू जनजाति की वड़वायक नामक एक गोत्र है, वड़वायक गोत्र, जो कि सबसे उच्च गोत्र माना जाता है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है रुड़की में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1947 में 1947 ईस्वी को रुड़की में हुई, जिसे 1953 ईस्वी को संस्थान बनाया गया था। रुड़की की बात करें तो रुड़की शहर जो है ये किस नदी के तट पर बसा है? सोलानी नदी के तट पर बसा है रुड़की शहर, और इसे इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। रुड़की नाम रूड़ी नामक महिला के नाम पर रखा गया। और देखिए, रुड़की जो है इसको 2013 में नगर निगम बनाया गया। अगला देखिएगा, आदमी जो मछुआरा नहीं था नाटक के नाटककार कौन है? देखिए, आदमी जो मछुआरा नहीं था, इस नाटक के नाटककार हैं मृणाल पांडे। मृणाल पांडे इसके नाटककार हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। मृणाल पांडे जो है ये एक प्रसिद्ध लेखिका गौरापंत शिवानी की पुत्री हैं, और इनका जन्म 1946 में टीकमगढ़ में हुआ। मृणाल पांडे लेखिका, संपादक, पत्रकार, कलाविद, मूर्ति शिल्पी, आगरा व ग्वालियर घरानों की आगरा व ग्वालियर के हिंदुस्तानी संगीत की संगीतज्ञ और दूरदर्शन की जानी मानी हस्ताक्षर रही। आगरा व ग्वालियर घरानों की हिंदुस्तानी संगीत की संगीतज्ञ रही और दूरदर्शन की ये जानी मानी हस्ताक्षर रही। ये साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की संपादक भी रही। साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका जो थी इसकी संपादक भी ये रही। नोट डाउन कर लीजिए, साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका की ये संपादक रही। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टगण किस वंश का शासक था? इष्टगण जो है ये निम्बर वंश का शासक था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। कार्तिकेयपुर राज्य में द्वितीय परिवार का संस्थापक था निम्बर, और निम्बर के बाद उसका पुत्र इष्टगण शासक बना। निम्बर का पुत्र था इष्टगण। देखिए, इसकी पत्नी का नाम इष्टगण जो है इसकी पत्नी का नाम था वेगा देवी। वेगा देवी इसकी पत्नी का नाम था, इष्टगण की पत्नी का नाम। इष्टगण ने समस्त राज्य को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। इसके अलावा देखिए, इसने जागेश्वर में नवदुर्गा, लकुलीश तथा नटराज के मंदिर भी बनवाए। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बताया है मैंने। उत्तराखंड में रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है कुली बेगार आंदोलन। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा किसने दी? गांधी जी ने कुली बेगार आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था अगर पूछा जाता है तो इसके समय डिप्टी कमिश्नर था डाइबिल। कुली बेगार के समय डिप्टी कमिश्नर था। कुली बेगार में ब्रिटिश अधिकारियों का सामान जो है ये निःशुल्क ढोना पड़ता था। कुली बेगार प्रथा जो है ये ब्रिटिश कुमाऊं में 1815 से लेकर 1921 तक रहा। कमिश्नर ट्रेल ने कुली बेगार को खत्म करने के लिए 1800
1922 ईस्वी में खच्चर सेना को विकसित करने का प्रयास किया। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे पॉइंट नोट डाउन जरूर कीजिए गाइस, यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिएगा। अगला है, घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? घाघरा नदी, इसका उद्गम होता है चुंग हिमनद से। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, जागेश्वर मंदिर में लकुलिश की 2 मूर्तियों को कौन सी शताब्दी का माना जाता है? देखिए, जागेश्वर मंदिर में लकुलिश की जो 2 मूर्तियां हैं इनको माना जाता है 11वीं शताब्दी का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जागेश्वर धाम जो है ये अल्मोड़ा जनपद में 124 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है और ये धाम केदारनाथ शैली में बना है। शैलियां जरूर पूछी जाती है आयोग के द्वारा, नोट डाउन कर लीजिए। आपका जागेश्वर धाम जो है ये केदारनाथ शैली में बना है। जागेश्वर धाम जाट गंगा नदी के तट पर स्थित है। जागेश्वर मंदिर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं। जागेश्वर धाम मंदिर 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के बीच बनाए गए हैं और आपके यहाँ पे जो लकुलिश की 2 मूर्तियां हैं इनको 11वीं शताब्दी का माना जाता है। जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ लिखा है। ये ग्रंथ किसने लिखा? जागेश्वर के पुरातत्व पर शोध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है। अगला देखिएगा, 7 राजाओं को गद्दी पर बिठाने और हटाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं। तो देखिए, 7 राजाओं को कहीं किसी किताब में 8 भी दिया है, तो 7 और 8 मान के चलिए। राजाओं को गद्दी पर बिठाने वाले विश्व के पहले व्यक्ति हैं श्री हर्षदेव जोशी। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। हर्षदेव जोशी जो है इन्हें हरक देव भी कहा जाता है। हर्षदेव जोशी को कुमाऊं की राजनीति का अलवारी कहा जाता है। इन्होंने लगभग 8 नरेशों को गद्दी पर बैठाया। अगला देखिएगा, भक्त दर्शन का वास्तविक नाम क्या था? भक्त दर्शन इनका वास्तविक नाम था राज दर्शन। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, भक्त दर्शन जो है ये पौड़ी के रहने वाले थे। 14 वर्ष की आयु में, ध्यान दीजिए, 14 वर्ष की आयु में, 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया। इनके पिता का नाम था गोपाल सिंह इनके पिता का नाम था। भक्त दर्शन ने अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटा दिया था। इनकी प्रमुख रचनाओं की अगर हम बात करें तो देखिए, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ और स्वामी रामतीर्थ ग्रंथ, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नोट डाउन कर लेना है आपको, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा, स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य, युद्ध हो गया यहाँ पे, देखिए शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। तो देखिए, स्वामी सत्यदेव परिवारजक ने अल्मोड़ा में शुद्ध साहित्य की स्थापना की 1913 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1913 ईस्वी में स्वामी परिवारजक अमेरिका भ्रमण के बाद अल्मोड़ा में इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। 1912 ईस्वी की बात करें तो 1912 ईस्वी में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना हुई और 1913 ईस्वी में स्थापना हुई शुद्ध साहित्य समिति की। अगला देखिएगा, देखिए गाइज, आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिस सेट आपको एवरी संडे आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना है। तो देखिए, इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब करना होगा। अगला देखिए, गौरा देवी किस जनजाति से संबंधित थी? गौरा देवी संबंधित थी भोटिया जनजाति से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गौरा देवी चिपको आंदोलन की प्रथम सूत्रधार थी। इनका जन्म 1925 ईस्वी में लाता गांव टिहरी में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था और देखिए, शादी के लगभग 8 वर्ष बाद इनके पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई थी। मेहरबान सिंह की ये पत्नी थी, इनकी मृत्यु हो गई थी मेहरबान सिंह की 8 वर्ष के बाद। नवंबर 1986 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, नवंबर 1986 ईस्वी में गौरा देवी जो है इनको प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला देखिएगा,
नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार किस वर्ष हुई थी? नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार हुई थी वर्ष 1905 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंदा राजजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और ये विश्व की अनोखी पद यात्रा 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। 12 वर्षों में एक बार होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा को हिमालय का महाकुंभ भी कहा जाता है। यह यात्रा चाँदपुर गढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है। अगला देखिएगा, उर्वशी धारा किस जनपद में स्थित है? देखिए उर्वशी धारा ये स्थित है चमोली जनपद में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, गोरख आभूषण पहना जाता है। गोरख नाम का आभूषण पहना जाता है कान में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना किसने की थी? कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की थी राधा बहन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वन नीति में निर्णय लिया गया कि 33% वन होने चाहिए? तो ये निर्णय लिया गया वन नीति 1988 के द्वारा। ऑप्शन देखिए इसमें मिस प्रिंट हो गया है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 की थी। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन होना चाहिए। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में दिया नहीं है तो आप नोट डाउन कर लीजिए 1988 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 1988 वन नीति में ये निर्णय लिया गया है कि 33% वन होने चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के 33% भाग पर वन क्षेत्रफल होना चाहिए और इस नीति के अनुसार पर्वतीय क्षेत्र में 60% वन और मैदानी क्षेत्र में 25% वन आवश्यक है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी को जारी की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय वन नीति जो है ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 ईस्वी को जारी की गई। और स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की बात करें तो स्वतंत्र भारत की पहली नीति कब जारी की गई, ये आपको कमेंट करके बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा जिसको इसका आंसर नहीं आ रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए आपको स्किप नहीं करना है। जिन लोगों को इसका आंसर नहीं आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है। स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति कब जारी की गई, कमेंट कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अगला देखिए, डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किसने किया था? डालियों का दगड़िया नामक स्वयंसेवी संस्था का गठन किया था चंडी प्रसाद भट्ट ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए चंडी प्रसाद भट्ट जो हैं इन्होंने 1970 ईस्वी के बाद चिपको आंदोलन को गति देने के लिए डालियों का दगड़िया नामक संस्था जो है ये बनाई। 1982 ईस्वी में इन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1986 ईस्वी में इन्हें पद्मश्री अवार्ड और 2005 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला देखिएगा, भोटिया जनजाति के साथ और कौन सी जनजाति झूमिंग खेती करती है? भोटिया जनजाति के साथ झूमिंग खेती करने वाली जनजाति है राजी जनजाति। सर्वाधिक राजी जनजाति जो है ये पिथौरागढ़ में रहती है। सर्वाधिक राजी जनजाति आबादी पिथौरागढ़ जनपद में रहती है और राजी जनजाति को बनरौत या जंगल का राजा कहा जाता है। देखिए राजी जनजाति मुख्य रूप से मुंडा भाषा बोलती है, इनकी बोली का नाम है मुंडा और इनके आवासों को क्या कहा जाता है? रौत्यूड़ा इनके आवासों को कहा जाता है। अगला देखिएगा, राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में कहाँ की गई? राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना 1949 में की गई हल्द्वानी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। अगला देखिए, प्रदेश में मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण कहाँ किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मुस्लिमों हेतु हज हाउस का निर्माण प्रदेश में किया गया है रुड़की में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस कहाँ स्थापित की गई है? ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए दृष्टिबाधित लोगों के लिए पुस्तक छापने हेतु एक ब्रेल प्रेस स्थापित की गई है देहरादून में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा,
गवयुडी गुफा कहाँ स्थित है? गवयुडी गुफा ये स्थित है देवीधुरा में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। गवयुडी गुफा है देवीधुरा में। देवीधुरा जो कि चंपावत जनपद के अंतर्गत आता है और यहाँ पर बाराही देवी का मंदिर भी स्थित है, जहाँ पर रक्षाबंधन के अवसर पर पाषाण मेला या बग्वाल मेले का आयोजन किया जाता है। अगला है अद्वैत आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अद्वैत आश्रम की स्थापना की गई थी वर्ष 1899 ईस्वी में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला देखिएगा, इंद्रचंद ने रेशम का कारखाना कब स्थापित करवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंद्रचंद ने रेशम का कारखाना स्थापित किया गया। ये कारखाना कब स्थापित किया गया? कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो देखिए इंद्रचंद जो है इन्होंने रेशम का कारखाना स्थापित करवाया 760 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। इंद्रचंद जो है ये चौथा चंद शासक था। एटकिंसन के अनुसार इंद्रचंद ने रेशम उत्पादन व रेशमी वस्त्र बनाने का कार्य प्रारंभ किया था और इसने चीन से व्यापारिक संबंध भी स्थापित किए। अगला देखिएगा, रेशम बुनकरों को क्या कहा जाता था? रेशम बुनकर जो होते थे इनको कहा जाता था पटवे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में विजयी हुआ हैदर अली। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता प्रथम बैंक था। तो ये बैंक का नाम है अवध कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए अवध कॉमर्शियल बैंक ये एक भारतीय बैंक था जिसे 1881 में फैजाबाद, ध्यान दीजिएगा, फैजाबाद में स्थापित किया गया था। फैजाबाद में स्थापित किया गया था 1881 ईस्वी में। और देखिए यह भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था। जो आपका अवध कॉमर्शियल बैंक है ये भारत का पहला वाणिज्यिक बैंक था जिसकी सीमित देयती थी और ये पूरी तरह से भारतीय निदेशक मंडल था। यह एक छोटा बैंक था। जो आपका ये अवध कॉमर्शियल बैंक है ये एक बहुत छोटा बैंक था जिसकी कोई शाखा नहीं थी। आज तो बैंकों के अलग अलग जगह नए नए शहरों में नई नई शाखाएं होती है, तो देखिए इस बैंक की कोई भी शाखा नहीं थी और केवल ये स्थानीय जरूरतों को पूरा करता था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन बी और सी दोनों राइट हैं आपके, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। देखिए रैयतवाड़ी व्यवस्था 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में सर्वप्रथम लागू की गई। थॉमस मुनरो 1879 ईस्वी से 1819 से लेकर 1826 ईस्वी 1819 से लेकर 1826 ईस्वी के बीच मद्रास का गवर्नर रहा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के प्रारंभिक प्रयोग के बाद मुनरो ने इसे 1820 ईस्वी में संपूर्ण मद्रास में लागू कर दिया था। इसके तहत कंपनी तथा रैयत कौन थे? रैयत थे किसानों को रैयत कहा जाता था। तो इसके तहत कंपनी तथा किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध था। राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदार या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती थी। सीधे कंपनी और जो रैयत यानी किसान थे उनका सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1833 ईस्वी में ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली थी। अगला है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जो है ये शिकागो में हुए धार्मिक आंदोलन से प्रसिद्ध हुए। अगला है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल निम्नांकित में से किसके लिए समर्पित है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल जो है ये समर्पित है
स्वामी विवेकानंद के लिए, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, नोट डाउन कर लेना है आपको। तो देखिए ये वायसराय था लॉर्ड रिपन, जिसके शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है ये पारित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखें। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया वर्ष 1936 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था बिहार से कुंवर सिंह ने, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, संसद की कितनी प्रकार की समितियां होती हैं? तो देखिए संसद की समितियां होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति दोनों होती है, तो उपयुक्त दोनों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लेना है आपको, और जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आपके आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए इन क्वेश्चंस को। अगला है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख जो होता है ये होता है राज्यपाल, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दिल्ली उच्च न्यायालय, दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है यहाँ की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्डा, राजीव गांधी, सभी थे, तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था जो है इस संस्था का नाम है पंचायत समिति, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ आरंभ हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम आरंभ किस राज्य में होता? राजस्थान राज्य में, और राजस्थान के कहाँ पर ये आरंभ हुई थी ये बताना है आपको, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में, राजस्थान और कहां पर आरंभ हुई? राजस्थान और आंध्र प्रदेश में ही आरंभ हुई, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। किस राज्य को? तो ये राज्य है मध्य प्रदेश राज्य, जिसको अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है विनिर्माण का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य। देखिए राज्य स्तरीय मानव रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य जो है ये राज्य है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? देखिए भारत में गरीबी रेखा जो है इसका निर्धारण करता है नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई ये आपको कमेंट करना है। अगला देखिएगा, आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है? तो देखिए आय विधि से राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय शामिल नहीं किया जाता है इनमें से अवितरित आय को, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, तो ये इस ग्रह का नाम है शनि ग्रह, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है? तो देखिए पृथ्वी के नीफे भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। अगला देखिए, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है इसको गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला देखिए,
पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा जो है ये विकसित की गई थी फोरट्रॉन, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स ये एक प्रकार है प्रिंटर का, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, कंप्यूटर के बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के बिल्ट परमानेंट मेमोरी को कहा जाता है रोम, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, लोकल एरिया नेटवर्क में किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? लोकल एरिया नेटवर्क में प्रयोग नहीं किया जाता है मोडम का, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इनमें से स्टोरेज माध्यम नहीं है कीबोर्ड, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है? एक निबल जो होता है ये होता है आपके 4 बीटों के बराबर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, सारे कंप्यूटरों में लागू होती है, सारे कंप्यूटर्स जो होती हैं इनमें लागू होती है मशीनी भाषा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द है, सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द होता है प्रोग्राम, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पर से देखिए मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। जिसको सॉल्यूशन वीडियो चाहिए मैथ्स का भी, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको सॉल्व करके प्रोवाइड कराया जाएगा, या इसको अलग से वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप कहेंगे तो कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है जिसको भी मैथ्स का सॉल्यूशन चाहिए। तो देखिए 94 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका। $445, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 14, 17, 68, 73, 438 और उसके बाद 445 आएगा। अगला देखिएगा, 5573 अनुपात 20 समानुपात 8901, तो इसके आगे अनुपात के आगे क्या आएगा ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 27, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 हो तो 4 प्लेटों तथा 3 चम्मचों का मूल्य कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 113, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, इनका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? जो कि 12, 5, 18, 27 को पूर्णतः विभक्त हो, 12, 5, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9720, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिए, एक पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दुगनी है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष पहले, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले गई है और शुद्ध औसत क्या है? तो शुद्ध औसत हो जाएगा इसका 36.5, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, पंचक्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का औसत 66 है, औसत इसका 66 है। इन पूर्णांकों का औसत क्या होगा? तो इन पूर्णांकों का औसत जो है ये है 8, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना है आपको। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आपको मैथ्स का सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, इसका सेपरेट एक सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।